क्लास 9 के आज हम लेसन नंबर 5 पे आए हैं। लेसन नंबर 5 जो है एक बहुत छोटा लेसन है। मींस इस लेसन के लिए केवल 3 वीडियोस कंप्लीट करके ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेसन है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्यामिति। इसमें आपका जो 5.1 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्रू फॉल्स है, जो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप अपनी बुक में देख लीजिए। केवल ट्रू फॉल्स है, तो हमें ये ट्रू फॉल्स बताने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, यानी वो बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक सिंगल पॉइंट हो तो इससे केवल एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है, एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से हम जितनी चाहे उतनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ये उसका रीजन होगा। ठीक है, और वो बोल रहा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, हम बोलेंगे फॉल्स, बिकॉज एक सिंगल पॉइंट से हम जितनी चाहे उतनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका रीजन आएगा बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से हम जितनी चाहे उतनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी ये दो पॉइंट हैं जो एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस पर है, और इनको मिलाकर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। इन्हें जब मिला दिया जाएगा तो बहुत सारी लाइन ड्रॉ की जा सकती है, ऐसा वो बोल रहा है। हम करके देखते हैं, फॉल्स हो गया। हम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को मिलाकर केवल वन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और वो बोल रहा है कि डिस्टिंक्ट पॉइंट को मिलाकर, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट को मिलाकर हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सॉरी, हम तो एक ही कर सकते हैं, लेकिन वो बोल रहा है इनफाइनाइट कर सकते हैं, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी वो बोल रहा है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से बहुत सारी लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ऐसा नहीं है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो आप लिखोगे yes, this statement is false because there are only one line can pass through two distinct points. ठीक है, फिर है a terminated line can be produced infinitely on both sides, यानी ये एक लाइन है टर्मिनेटेड लाइन, ठीक है, जिसे हम आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। तो वो बोल रहा है कि a terminated line can be produced infinitely on both sides. टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों साइड में प्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये यूक्लिड का पोस्टुलेट है, यूक्लिड ने ये कहा है कि ये यूक्लिड का सिद्धांत है, एक टर्मिनेटेड लाइन को हम जितना चाहे आगे पीछे बोथ साइड बढ़ा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, दो सर्कल इक्वल है, ठीक है, देन देयर रेडिया आर इक्वल, तो उनकी रेडियस भी इक्वल होगी। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू, क्योंकि सर्कल का जो एरिया होता है वो रेडियस पर डिपेंड करता है। अगर इस सर्कल का एरिया 48 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो इस सर्कल का एरिया भी 48 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो इन दोनों की रेडियस सेम होगी, बिकॉज द एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस। किसी भी सर्कल का एरिया उसके रेडियस पर डिपेंड करता है। अगर इस सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इस सर्कल की रेडियस भी 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों का एरिया सेम होगा। दोनों सर्कल की रेडियस अगर सेम है तो एरिया भी सेम होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल इक्वल हैं, देन देयर रेडियस आर इक्वल, उनकी रेडियस भी इक्वल होगी। ठीक है, लास्ट है आपका इफ AB इक्वल टू PQ। देखिए AB PQ के इक्वल है एंड PQ इक्वल XY, PQ XY के इक्वल है, देन AB इक्वल XY। तो क्या AB और XY इक्वल होगा? इसका आंसर आएगा 2, क्योंकि जब कोई दो चीजें एक चीज के इक्वल हो तो वो भी आपस में इक्वल हो जाती हैं, है ना। इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू अदर थिंग्स देन दे आर इक्वल, यानी जब AB और PQ इक्वल है और PQ और XY इक्वल है तो AB और XY भी इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल समझाता हूं, AB 5 सेंटीमीटर है,
तो PQ भी 5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि AB और PQ इक्वल दिया है और PQ 5 सेंटीमीटर है तो XY भी 5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि PQ और XY भी इक्वल है। अब देखिए आप AB भी 5 आ गया और XY भी 5 आ गया, इसका मतलब AB और XY भी आपस में इक्वल होगा। ये भी यूक्लिड का पोस्टुलेट है। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों के ये स्टेटमेंट में फर्स्ट फॉल्स आया, सेकंड फॉल्स आया, थर्ड ट्रू है, फोर्थ भी ट्रू है और फिफ्थ भी ट्रू आएगा। ओके, आइए अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ डेफिनेशंस देनी है। मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहां ये सारी डेफिनेशंस सेंड कर दूंगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाओगे तो ये सारी डेफिनेशंस आप लोगों को मिल जाएगी। मैं इसे ओरली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये सारी डेफिनेशंस देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन का मतलब होता है जो एक दूसरे के समांतर हो। लाइंस तो आपको पता ही है, ये लाइंस है, दो या दो से ज्यादा लाइन है, 2 और 2 से ज्यादा लाइन है, 2 भी हो सकती, 4 भी हो सकती, 6 भी हो सकती। ऐसी लाइन है जो एक दूसरे को कभी भी किसी पॉइंट पर ना मिले, दे आर नॉट मीट एनी पॉइंट, एक दूसरे को कभी ना मिले, एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे हो, उसे पैरेलल लाइन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बिजली के तार जो होते हैं, रेलवे की पटरियां जो होती है, ठीक है, तो पैरेलल होती है। मतलब ऐसी दो या दो से ज्यादा लाइन दे आर नॉट मीट एट एनी पॉइंट, जो एक दूसरे को कभी किसी बिंदु पर नहीं मिलती, उसे हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में है इंटरसेक्शन लाइन। अब इंटरसेक्शन लाइन आपको बोली नहीं गई है, लेकिन मैं आपको इंटरसेक्शन लाइन के बारे में बताता हूँ। 2 लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट। जब दो लाइनें एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वो कहलाती है इंटरसेक्शन लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, लेकिन इंटरसेक्शन लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी। नंबर 3 पे आता है परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, किसी प्लेन पर, किसी समतल पर ऐसी दो लाइनें जो एक दूसरे को मिलती है, दे आर मीट ईच अदर एट वन पॉइंट एट 90 डिग्री एंगल, लेकिन वहां पर वो 90 अंश का कोण 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये दो लाइनें जो एक दूसरे को मिलकर 90 अंश का कोण 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसे परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। मतलब आप लोगों को ये ध्यान रखना है, पैरेलल लाइन समांतर रेखा, ऐसी रेखा है, ऐसी लाइन है जो एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, हमेशा एक दूसरे से समान दूरी बनाकर सेम डिस्टेंस पर आगे बढ़े। और इंटरसेक्शन लाइन प्रतिच्छेदी रेखा है जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। फिर है परपेंडिकुलर लाइन, जिसे हिंदी में लंब रेखाएं कहते हैं। 2 लाइंस आर मीट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल। जब दो लाइनें एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर मिलती है, वो कहलाती है लंब रेखाएं, मींस परपेंडिकुलर लाइंस। उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब एक ऐसी लाइन जिसके दो एंडिंग पॉइंट हो, यानी एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट पे एंड हो जाए, वो कहलाता है लाइन सेगमेंट। उसे कहते हैं हम रेखाखंड। एक ऐसा लाइन, एक ऐसी रेखा जिसके दो अंत बिंदु हो, जिसके दो पॉइंट हो, एक इनिशियल पॉइंट हो, प्रारंभिक बिंदु, और एक एंडिंग पॉइंट हो, अंतिम बिंदु, और इन दोनों के बीच में जो रेखा हमने खींची है वो रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, जिसके दो एंडिंग पॉइंट्स हो। ठीक है, उसके बाद है रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि किसी सर्कल का जो एरिया होता है उसके रेडियस पर डिपेंड करता है वृत्त की त्रिज्या। ये सर्कल का सेंटर है, वृत्त का केंद्र है, और एक सर्कल का सरकमफ्रेंस है, वृत्त की परिधि है। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट जॉइंट सेंटर टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से परिधि तक जाए, यानी सेंटर से, सर्कल के सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस तक। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट जाता है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल के सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस तक, सर्कल की दीवार तक जो लाइन जाए उसे कहते हैं हम रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से, जहां से हम वृत्त खींचते हैं, जहां से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं,
डिवाइडर प्रकार की मदद से। ये वृत्त का केंद्र है, सर्कल का सेंटर है, और ये वृत्त की परिधि है, सर्कल का सरकमफ्रेंस है। आप इसे दीवार भी कह सकते हो। यानी वृत्त के केंद्र से वृत्त की दीवार तक पहुंचने वाली हर रेखा त्रिज्या कहलाती है। सर्कल के सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस तक जाने वाली हर लाइन रेडियस कहलाती है। इस टाइप से ये सारी आपकी रेडियस है। और ध्यान रखना, ऑल रेडियस आर इक्वल ऑफ सर्कल। वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, क्योंकि उन सबका डिस्टेंस, उन सबकी दूरी केंद्र से सेंटर से एक जैसी होती है। उसके बाद है स्क्वायर। स्क्वायर आपने 8वीं क्लास में 8th क्लास में पढ़ा है। स्क्वायर एक कोऑर्डिनेटर होता है, एक चतुर्भुज होता है जिसमें 4 भुजाएं 4 साइड होती है। ठीक है, अब ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, किस प्रकार का कोऑर्डिनेटर है? ठीक है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सभी भुजाएं, सभी साइड इक्वल होती है। जैसे ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इतना ही नहीं, इट्स ऑल एंगल आर इक्वल एट 90 डिग्री। इसके सभी कोण 90 अंश के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये वर्ग कहलाता है, ये स्क्वायर कहलाता है। ये आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। इसके अलावा वर्ग में, स्क्वायर में क्या होता है, जो दो विकर्ण होते हैं, जो दो डायगोनल होते हैं, वो भी आपस में बराबर होते हैं, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपका वर्ग है, ये आपका स्क्वायर होता है। देयर ऑल साइड्स आर इक्वल, देयर ऑल एंगल आर इक्वल एट 90 डिग्री एंड देयर टू डायगोनल्स आर इक्वल। उसके सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण 90 अंश के होते हैं, दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। ये वर्ग है, ये स्क्वायर है। ये सारी डेफिनेशंस मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगा। ओके।